हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर नितिका शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको बहुत ही मज़े के साथ पढ़ेंगे अपने। और अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 12th के आरबीएससी और सीबीएसई के, तो फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और उनको एकदम अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने बोर्ड का पैटर्न क्या है। तो बोर्ड का पैटर्न पता करने के लिए सबसे पहले ये है अपना बोर्ड का पैटर्न। इसमें देखिए अपना 56 नंबर का पेपर आएगा। 56 नंबर का पेपर है, आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। उसमें अपने किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देख लो। सबसे पहले आएंगे एमसीक्यूज, जिसको वस्तुनिष्ठ बोल रहे हैं। 16 क्वेश्चंस आएंगे आधे आधे नंबर के। उसके बाद आएंगे एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, जो कि आपके 10 क्वेश्चन आएंगे आधे आधे नंबर के। उसके बाद आएगा वेरी शॉर्ट, जो कि आएंगे 8 एक एक नंबर के। फिर आएंगे आपके शॉर्ट, देन लॉन्ग, देन वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग आपके 2 आएंगे, जो कि 4 4 नंबर के होंगे। जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो 3 आएंगे 3 नंबर के। और वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आएंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिला के आपका पेपर हो जाएगा 56 अंक का, और आपको 195 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये है अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स। सबसे पहले अपने वेटेज पता कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो उस अकॉर्डिंग भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला अपना पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ये है अपना 5 नंबर का। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके 4+2 6 नंबर के। फिर ये 2 चैप्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वंशागति की आणविक आधार, ये आपके 5 नंबर का और ये आपके 6 नंबर का है। इवोल्यूशन आपके 3 नंबर का है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एंड रोग, जो कि आपके 6 नंबर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर माइक्रोब्स जो 5 नंबर का है। उसके बाद ये बायोटेक की जैव प्रौद्योगिकी, ये 4 4 नंबर के हैं। उसके बाद ये फिर से बोटनी का पोर्शन, जिसमें पॉपुलेशंस वाला, इकोसिस्टम वाला और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला, ये सारे 4 5 3 नंबर के हैं। तो इनसे आप पता लगा सकते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। शुरू करते हैं अपने एक क्वेश्चंस कैसे आएंगे, स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन होंगे, उसके बाद कौन से, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले आपको पता है आपके आएंगे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज 16 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यूज लीजिए। पहला एमसीक्यूज है, पराग कणों की बाहरी भित्ति, कौन सी बाहरी, वो किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड ऑफ विच ऑर्गेनिक मटेरियल। सबसे पहले आपको इस बात पे गौर करना था कि बाहरी भित्ति पूछिए कि अंदर वाली पूछिए, आउटर वॉल पूछिए कि इनर वॉल पूछिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपको पता ही है कि जो आउटर वॉल होती है और एक इनर वॉल होती है। आउटर वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। और जो इनर वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टीन की। आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, इसके बाहर जर्म पोर्स होते हैं। और इनर लेयर होती है वो सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है, जो कि कंटिन्यूस होती है। तो फिर अपने को पता चल गया बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। आउटर वॉल किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक डिजीज। मतलब कि सेक्स लिंक डिजीज होनी चाहिए, मतलब सेक्स से इफेक्टेड होनी चाहिए। लाइक एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है,
अब हैजा है, एड्स है, ये पर्टिकुलर ऐसा थोड़ी है कि एक्स वाले पे मतलब मेल पे ज़्यादा होते हैं फीमेल पे, ऐसा कुछ नहीं है ना। सेक्स लिंक मतलब एक्स और वाई लिंक्ड। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो हीमोफीलिया है, आप याद रखिएगा, एक तो हीमोफीलिया एंड एक कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों होते हैं एक्स लिंक्ड। मतलब कि ये सेक्स लिंक्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिजीज हीमोफीलिया। एड्स होना नहीं था, कॉलेरा भी नहीं हो सकता, हेपेटाइटिस नहीं, तो ऑप्शन जाएगा हीमोफीलिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के दोनों रजकों परस्पर निम्नलिखित बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड ऑफ ईच अदर बाय फॉलोइंग बॉन्ड। यानी कि जो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं, ये देखो जैसे ये अपने डीएनए बनाते हैं, तो ये बीच में ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, ये आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये इसने पूछा है। तो अपने को पता है ना कि ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि किसके बीच में होता है, जैसे ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस के बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि जैसे ये है, ये है अपनी ये है अपना जैसे शुगर, देन अपना नाइट्रोजन बेस कनेक्ट होता है, यहाँ पे होता है अपना फॉस्फेट, ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड। इधर है नाइट्रोजन बेस सेम शुगर, और ये होता है अपना फॉस्फेट। सेम सेम न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स की चैन ही तो होती है। तो ये नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, सेम इधर नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट। अब देखिए कौन सा बॉन्ड कौन सा होता है, ये अपने पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी अपने को यही पूछा था ना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, यही तो पूछा था। ये बॉन्ड कौन सा होता है, सारे ही अपने देख लेते हैं। ये होता है अपना एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड होता है अपना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में बनता है वो होता है अपना फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अपने को अभी पूछा था कि दो नाइट्रोजन स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में यानी कि फूड चेन में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, हु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फूड चेन। अपने को पता है कि फूड चेन में हाईएस्ट नंबर, तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ जैसे होते हैं, पहले प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। यानी कि पहले क्या आता है, उत्पादक आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, ये ऐसे ऊपर ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर में क्या आता है, मोस्टली प्लांट्स आते हैं, ग्रासेस वगैरह आती है। अपने को क्या इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो अपघटक मतलब डीकम्पोजर होते हैं, वो सब वो क्या करते हैं, जितना भी डेड मटेरियल्स हैं उनको क्या करते हैं, डीके करने का काम करते हैं। उनको डीके करता है, कौन करता है, ये मोस्टली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, डीकम्पोज करते हैं, और ये मोस्ट हाईएस्ट नंबर में प्रेजेंट होते हैं इन द फूड चेन। मतलब तो फिर इसका आंसर जाएगा हु हैज़ द हाईएस्ट नंबर इन फूड चेन, डीकम्पोजर, डी कम सॉरी
इसका क्या हो जाएगा, अपघटक। बच्चों क्लियर है? कुछ डाउट हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से समष्टि का गुण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन एक एक व्यष्टि होती है और एक समष्टि होती है। मतलब एक होता है ऑर्गेनिज्म और एक होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में वो जीव आते हैं जो क्या करते हैं, मतलब सेम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं या फिर उनके साथ compete करते हैं, एक ही जियोग्राफिकल एरिया पर रहते हैं, एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, वो आते हैं अपने समष्टि के अंदर। एक एनसीईआरटी में लाइन भी है कि अकेला व्यक्ति मतलब व्यष्टि होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, वो जन्मता और मरता है। यानी एक व्यष्टि होती है वो जन्मती और मरती है, जबकि समष्टि का क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर होता है। मतलब पॉपुलेशन होता है उसकी बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। तो फिर अपने को पता चल गया पॉपुलेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एक होता है बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट और एक होता है सेक्स रेशियो। इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो फिर इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एमसीक्यूज कर लिए, इसके बाद अपने करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन सी परत विकासशील पराग कणों को पोषण देती है? लेयर्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपमेंट पोलन ग्रेन्स। इसके लिए अपने को पता होनी चाहिए कि कितनी लेयर्स होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोस्थीशियम, फिर होती है मिडल लेयर, देन होती है टैपिटम। तो अपने को पता है कि ये जो 3 लेयर्स होती है ना, 3 लेयर्स, ये तो काम करती है प्रोटेक्शन का, प्लस हेल्प करती है पराग कोश के प्रस्फुटन में, मतलब डेहिसेंस में। और ये जो टैपिटम लेयर है ये अपना नरिशमेंट देती है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि पराग कणों को पोषण कौन देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैपिटम। टैपिटम। ओके, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस, एक परिपक्व नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट इज कॉल्ड। इसका 2 आंसर जा सकता है, या तो इसको गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं, गैमेटोजेनेसिस, या फिर इसको स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। जिसने बोल दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया मेल गैमेट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये भी जा सकता है। और यदि बोटनी के रेफरेंस में ले देन इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डन। गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी केंद्रक में, यानी कि अटिपिकल न्यूक्लियस, इन टिपिकल न्यूक्लियस हल्के अभिरंजित हुए क्षेत्र कहलाते हैं। यानी द लाइटली स्ट्रेन्ड एरियाज इन अ टिपिकल न्यूक्लियस आर कॉल्ड। आपको पता होना चाहिए कि एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। आप सिर्फ दो चीजें याद रख लीजिए, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन
यूक्रोमेटिन होते हैं वो होते हैं, हिंदी में लिखिए तो बोलेंगे हल्के अभिरंजित, मतलब कि लाइट स्ट्रेन एंड लूजली पैक्ड, मतलब ढीले ढाले बंधे हुए। और इसको होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है डार्क स्टेन, यानी गहरे अभिरंजित, एंड टाइटली पैक। डन। तो ये अपने को पता होना चाहिए यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है। एक होता है लाइट स्टेन, एक होता है डार्क स्टेन, एक होता है टाइटली पैक और एक होता है लूजली पैक। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघालय के फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सी दुर्लभ पादप जातियों की शरणस्थली है। इन मेघालय आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट्स। इसका है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण का जो चैप्टर है उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि अपने जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व किया जाता है। तो उसके लिए है कि सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं, मतलब पवित्र उपवन। ये क्या होता है कि पवित्र उपवन एक प्रॉपर प्लेस होता है, वहाँ पे ये जो रेयर प्लांट स्पीसीज है ना वो अपनी कंजर्व रहती है। जैसे मतलब यहाँ से थोड़ा मतलब धार्मिक पर्सपेक्टिव जुड़ा होता है। जैसे अपने घरों में जो तुलसी का पेड़ होता है उसको कभी अपने काटते नहीं है, तो फिर एक टाइप से वो जो स्पीसीज है वो कंजर्व रह रही है, उसका डाइवर्सिटी कंजर्वेशन अच्छा है ना, क्योंकि एक पवित्र धार्मिक पर्सपेक्टिव जुड़ा होता है। तो पवित्र उपवन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, अब अपने पढ़ते हैं वन वर्ड्स वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और लाइन। एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये जो क्वेश्चन आएंगे ना वन वर्ड्स वाले, ये आपके एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस पे। क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं, व्हाट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन परागण। आपको पता है कि नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। नर युग्मक बनते हैं अपने परागकोश में, यानी कि मेल गैमेट्स बनते हैं एंथर के अंदर, और अपना जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, यानी कि जो मेल गैमेट है ये बनते हैं एंथर यानी कि परागकोश के अंदर, और ये अपनी जो फीमेल गैमेट है ये बनते हैं एम्ब्रियोसैक मतलब कि भ्रूण कोश के अंदर। ओके, आपको पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों ही गैमेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं इमोर्टाइल, मतलब ये होते हैं अचल, यानी कि ये एक दूसरे के पास तो आ नहीं सकते,
जब तक ये एक दूसरे के पास में होगा नहीं, आएंगे नहीं, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनको पास पास लाना पड़ेगा। यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं उनका अपने को क्या करना पड़ेगा, फीमेल गैमेट, इन दोनों को पास में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एजेंट्स भी चाहिए होंगे, लाइक वाटर हुआ, एयर हुआ, या फिर कोई मतलब कि जैसे मधुमक्खी हुई, जैसे कि मक्खियाँ, ये सब अपनी, ये क्या होता है, एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, परागण के अंदर हेल्प करते हैं। यानी कि परागण क्या हुआ, ये है अपना वर्तिकाग्र, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, अपने पराग कणों का मतलब पोलन पराग कण का स्थानांतरण किसके ऊपर, ऑन वर्तिकाग्र, मतलब कि स्टिग्मा। और ये परागकण कहाँ से आए हैं, ये आए हैं एंथर, यानी कि पराग कोश से। पराग कोश से मतलब ये प्रस्फुटित होने के बाद है, पराग कोश प्रस्फुटित हो गया, पोलन ग्रेन बाहर निकल गए, वहाँ से परागकण का स्थानांतरण हो गया किसी भी एजेंट के द्वारा या फिर अपने आप ही, कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे। तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं अपने परागण, या फिर इसको बोल रहे हैं पॉलिनेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का आ रखा है, लेकिन अपने को ये क्वेश्चन सेम टू सेम लॉन्ग में भी आ सकता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि परागण, डेफिनेशन तो जान ली अपने, परागण के अब प्रकार देखने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अपने क्या करते हैं, अब अपने पढ़ते हैं परागकण के पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। परागण होता है 3 टाइप का। सबसे पहले होता है ऑटोगेमी, फिर होता है जीटेनोगेमी, और एक होता है जीनोगेमी। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वयुग्मन, इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण, और जीनोगेमी को बोलते हैं पर निषेचन। कुछ कुछ तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि इनका मतलब क्या होगा। आइए सबसे पहले चलते हैं ऑटोगेमी पर। क्या होती है ऑटोगेमी, आपको सिंपल से एक नॉर्मल से डायग्राम से बता दूंगी ये तीनों क्या है, और एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑटोगेमी मतलब स्वयुग्मन, यानी कि एक प्लांट है, इस प्लांट पे फ्लावर लगा हुआ है, उसमें फीमेल फ्लावर्स भी है, उसमें मेल फ्लावर्स भी है, मतलब उसी में परागकोश है, उसी में वर्तिकाग्र वर्तिका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेल फ्लावर्स है यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ होगा परागकोश, परागकोश में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स, परागण, परागकण क्या होंगे,
यहाँ से यहाँ पे, यानी कि वर्तिकाग्र पे होंगे स्थानांतरित। यानी कि ये एक ही फूल था, एक ही फूल के अंदर उस फूल से परागकोश से परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पे जाके इसने करवा दिया पोलिनेशन। ये हो गया अपना पोलिनेशन। तो एक ही फ्लावर था ना, तो इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। ठीक है, जीनो, ये टर्म्स याद रखना, ऑटो, जीनो, परनिषेचन। ठीक है, सिंपल, मतलब एक ही फ्लोर था, एक ही फ्लोर के अंदर के परागकोश और वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण हो गया। इसके अंदर देखते हैं, एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस पे एक नर पुष्प है और इस पे एक मादा पुष्प लगा हुआ है। प्लांट एक ही है अपना, प्लांट चेंज नहीं हुआ है। प्लांट चेंज होता है उसके अंदर, इसके अंदर एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पे यहाँ पे नर पुष्प है और यहाँ पे मादा पुष्प है, मतलब यहाँ पे मेल और देन यहाँ पे फीमेल। अब क्या होगा, पॉलिन का ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे, तो ये हो गया पॉलिनेशन, हो गया। यहाँ पे एक ही प्लांट था, एक ही फ्लावर के अंदर सब कुछ हो गया। यहाँ पे प्लांट तो एक ही है बट फ्लावर दोनों के अलग अलग थे, पुष्प अलग अलग थे, मतलब समान पुष्प, अलग अलग पुष्प, लेकिन पादप से। गॉट इट। अब चलते हैं परनिषेचन। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, ये एक प्लांट्स, ये एक अलग प्लांट्स। यहाँ पे है अपने एक फ्लावर है जो कि मेल फ्लावर्स है और यहाँ पे फीमेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, पॉलिन ट्रांसफर बाय द एजेंट्स ही होगा। आप खुद इमेजिन करके देखो, एक ही फ्लावर होता है, उसके अंदर तो अपने आप हो जाता है। यहाँ पे इसको यहाँ पे करने के लिए या तो एयर चाहिए, मतलब मीडियम चाहिए होता है, एक एजेंट चाहिए होता है, एयर, वाटर या फिर बीज। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चाहिएगा, एयर, वाटर, बीज में से एजेंट तो चाहिएंगे, तभी तो पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ये होता है अपना, कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया, 3 टाइप के पॉलिनेशन आएंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। एक अपने को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? वू गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, तो इसमें तो पता है, सटन एंड बॉवेरी। इन्होंने दिया था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पढ़ते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, शब्द सीमा 50 शब्द, 1.5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को कितना एक्सीड करना है। ऐसा नहीं कि अपने आधा नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना अपने को। लॉन्ग क्वेश्चन में ही ज़्यादा लॉन्ग लिखना है। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। त्रिसल्यन क्या है? पौधों में कितने प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं? व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फाउंड इन प्लांट्स? देखो अपने को क्या पूछा है, त्रिसल्यन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसल्यन।
देखो सबसे पहले एक एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने। ठीक है, ये है अपना एम्ब्रियो सेक। हिंदी में बोले तो भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। इसमें आपको पता है कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अपने पास ये देखो, ये 3 होती है अपनी एंटीपोडल सेल, मतलब कि प्रति व्यासांत कोशिकाएं। हिंदी में बोले तो प्रति व्यासांत कोशिका 3 होती है ये। ठीक है, ये होते हैं अपने ये होता है अपने ध्रुवीय केंद्रक। पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई मतलब ध्रुवीय केंद्रक। ये अपनी सेल होती है सेंट्रल सेल। ये जो पूरी है ना वो वाली सेंट्रल सेल मतलब केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका ये होती है अपनी, यहाँ पे 3 सेल होती है। ये 2 है, ये और ये 2 तो होती है सहायक कोशिका, और ये होती है अंड कोशिका मतलब एक्स सेल। एक्स सेल सिनर्जिड सेल। एक्स सेल ये तो हो गई अंड कोशिका, और ये हो गई सहायक कोशिका। ये 2 होती हैं नंबर्स में। ठीक है, और ये 3 होती है। डन। और ये होते हैं अपने तंतु रूपी समुच्चय यानी कि फिलीफॉर्म अपरेटस। सहायक कोशिका के पास में होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। यानी कि तंतु रूपी समुच्चय। डन। तो ये जो अपना एम्ब्रियो सेक हो गया, ये कितना कोशिकीय और कितना केंद्रकीय हो गया, ये क्वेश्चन बनता है जो अपने को पता होना चाहिए। इसमें गिनो न्यूक्लियस कितने हैं और सेल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो क्या है न्यूक्लियस, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 है सेल। यानी कि 8 तो है इसके अंदर न्यूक्लियस, प्लस कितनी सेल्स हो गई, 7 हो गई इसके अंदर सेल, मतलब कि 7 सेलुलर 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर।
8 न्यूक्लियर 7 सेलुलर एम्ब्रियो सेक होता है अपना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपने को बेसिक पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपने को क्या पढ़ना था? ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न के लिए पहले अपने को ये सब पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले वो पढ़ाया। अब चलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न एक्चुअली होता क्या है वो बताती हूँ आपको। ये इनके न्यूक्लियस बना रही हूँ। ये क्या था? पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई, और ये अपना था एक्सेल। इन दो का काम है ये बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या थी अपना? ये है स्टिग्मा, ठीक है। ये अपना अंदर, इसके अंदर ही तो होता है ये, ओवरी के अंदर ये स्टिग्मा, ठीक है। ठीक है, अपने जो पोलन ग्रेन्स थे, पोलन ग्रेन्स, वो आए किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। ये आगे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आए तो आपको पता है, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि पोलन ग्रेन्स के अंदर दो सेल होती है। एक तो होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जिसको बोलते हैं काई कोशिका, काई कोशिका, और एक होती है जनरेटिव सेल। ये दिख रहा है क्या आपको? जेनरेटिव सेल, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या करती है? ये बनाती है दो मेल गैमेट्स। यहाँ से बनते हैं अपने पास दो मेल गैमेट्स, मेल गैमेट, मेल गैमेट बनते हैं। अब क्या करना है अपने को? यहाँ से ये एक्चुअल में है, ये यहीं हो रहा है, तो ये बन गए अपने, मान लो कि दो मेल गैमेट आ गए अपने पास, ठीक है। और एक से क्या होता है? ये वाली होती है, ये नीचे पॉलन ट्यूब बनाती है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो एक से तो अपनी पॉलन ट्यूब बन रही है, और ये अपने दो मेल गैमेट्स आ गए अपने पास, ठीक है। ये इसके, अब ये जो डायग्राम है ये यहाँ मैं बना रही हूँ, ये पोलन ट्यूब आ रही है यहाँ से, ये फिलीफॉर्म अपरेटस थे अपने, इनके थ्रू ये जो दो अपने मेल गैमेट्स थे ये आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमेट आया इसके पास, सेकंड मेल गैमेट गया इसके पास, समझे? ये था एग सेल, यानी कि एग सेल प्लस मेल गैमेट, देन टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमेट्स, यानी कि यहाँ दो चीज़ें हो रही है। यहाँ दो चीज़ें हो रही है, एग सेल, न्यूक्लियस ऑफ एग सेल फ्यूज हो रहा है
1 मेल गैमेट के साथ प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस, ये फ्यूज हो रहे हैं एक मेल गैमेट के साथ। अब देखो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी, तीन न्यूक्लियस हो गए तो यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहाँ पे बनता है जाइगोट, ठीक है, यहाँ बनता है जाइगोट, यहाँ बन रहा है PEN। PEN से बनती है अपना आगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश नहीं, भ्रूणपोष, ठीक है। ये बन गया अपना भ्रूणपोष, यानी एक से बनाया अपन ने जाइगोट, एक से बना दिया भ्रूणपोष, क्योंकि जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ चाहिए तो सही, तो वो न्यूट्रिशन कौन देता है? एंडोस्पर्म। डन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको बोलते हैं सिनगेमी। सिनगेमी मतलब कि युग्मक संलयन। क्या हो रहा है? युग्मक संलयन, ठीक है। और ये हो रहा है इधर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 संलयन। ठीक है, ये हो गया 3 संलयन। इन दोनों को मिला के अपन ने क्या बोल दिया? ये देखो, ये बहुत, दिस वन एंड दिस वन, इनको मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। तो आपको ये 3 टर्म पता चली? अब कंफ्यूज नहीं होना है कभी कि दोहरा निषेचन, त्रिसंलयन, युग्मक संलयन। क्रिस्टल क्लियर है ना? इधर होता है युग्मक संलयन, इधर होता है त्रिसंलयन, और इन दोनों को मिला के अपने बोल रहे हैं दोहरा निषेचन, डबल फ्यूजन। डन। तो अपने को ये क्वेश्चन पूछा था त्रिसंलयन क्या होता है, तो अपने को बताना था कि 2 ध्रुवीय न्यूक्लियस और एक नर युग्मक आपस में करते हैं संलयन, और संलयन करके बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ओके, और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये था कि भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि भ्रूणपोष बना कहाँ था। भ्रूणपोष मतलब कि एंडोस्पर्म के टाइप्स, यानी कि अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के प्रकार। इसके लिए पहले अपने को पता चल गया ना भ्रूणपोष बना कैसे था, अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा। समराइज करवाऊं? ये देखो, ये यहाँ पे ये था, यहाँ पे सेल थी, तीन सेल, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये फ्यूज हुआ था, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमेट फ्यूज होके ये बना था ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट। ये बनके इन्होंने बनाया था PEN, जो कि क्या था? 3n। मतलब कि अपना जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? 3n स्ट्रक्चर है, त्रिगुणित संरचना है, ठीक है। ये PEN न्यूक्लियस था, यहाँ से बना था PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यहाँ से आगे बन गया था एंडोस्पर्म, मतलब कि भ्रूणपोष, ठीक है। भ्रूणपोष, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था, फिर प्राथमिक भ्रूणपोष
कोशिका बन गई। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं। ये होता है 2 टाइप्स के मेनली, बाकी बहुत टाइप्स के होते हैं, पर अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के पढ़ने हैं। पहला है मुक्त केंद्र की, यानी कि फ्री न्यूक्लियर, और एक सेलुलर, यानी कि मुक्त केंद्र की और एक होता है कोशिकीय। डन। बहुत सिंपल सा है, इसके एग्जाम्पल अपने को पता है। मतलब एक में तो क्या होता है, न्यूक्लियस लाइक ऐसे मान सकते हैं इसको कि ये तो इस टाइप का है कि यहाँ पे न्यूक्लियस, और यहाँ पे हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म आ जाता है तो फिर सेल बन जाती है। आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसमें नारियल पानी। नारियल का जो पानी पीते हैं ना अपने गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा पीते हैं, कितनी एनर्जी मिलती है उसको पीने से, तो वो इसीलिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे न्यूक्लियस होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है नारियल का जो वाइट कर्नल होता है ना, मतलब जिसको गूदा या फिर गिरी बोलते हैं, वाइट कर्नल, जो अपने खाते हैं, वो होता है सेलुलर। डन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अपन ने पढ़ लिया, भ्रूणपोष के प्रकार पढ़ लिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री सेल लाइन पढ़ लिया और भ्रूणपोष के प्रकार। तो इसका सबसे पहले अपन ने पढ़ा भ्रूणपोष की संरचना पढ़ी थी, उसके बाद अपन ने ये कैसे आते हैं नर युग्मक वो पढ़ा, उसके बाद अपन ने ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है वो पढ़ा, वो क्वेश्चन था अपना, लेकिन ये साथ में मैंने ये भी पढ़ा दिया। फिर भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लिया अपन ने, 2 प्रकार के, कैसे बना वो भी बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन रह गया एक और कि स्वपरागण क्या है, पौधों में इसे रोकने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती है। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट इन दिस प्लांट। व्हाट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण क्या होता है। स्व का परागण एक बात बताती हूँ, आपको पता ही होगी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो अपने मोस्टली प्लांट्स, मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं ना, मोस्टली पुष्प, मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं उभयलिंगी, मतलब हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। ग्रीन कलर दिख रहा है ना, यानी कि एक ही फ्लावर होते हैं, उसके अंदर ही मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों होती है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि मेल स्ट्रक्चर भी है और फीमेल, मेल फ्लावर को मैं ऐसे बना रही हूँ, फीमेल को ये ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहाँ से परागकोश से परागकण पोलिग्रेंस निकले और यहाँ के स्टिग्मा पे आके ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, इसी को बोलते हैं अपने स्वपरागण। स्वपरागण मतलब अपने आप ही हो जाता है बिना कोई एजेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना
कि परागण तो हो रहा है, पॉलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने? उसको रोकने के लिए देखो, सबसे पहले देखो कि अपने को क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो अपने क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक प्लांट है, इस पे ये मेल फ्लावर्स है, और इसी के साथ साथ जैसे ये फ्लावर्स थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है ना। अब क्या करना है, अब अपने इसको रोकना है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो फ्लोर है इसमें से मैं क्या करती हूँ, एंथर को रिमूव कर देती हूँ। एंथर को रिमूव कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो ये है इसको रिमूव कर देती हूँ, तो सिर्फ यही बचेगा, स्टिग्मा बचेगा सिर्फ, तो फिर पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं विपुंसवन, विपुंसन, विपुंसन बोलते हैं इसको, ई मस्कुलेशन, विपुंसन ई मस्कुलेशन। यानी कि क्या कर दिया अपन ने, एंथर को रिमूव कर दिया, लेकिन एंथर को रिमूव करना किससे पहले, जब तक वो प्रस्फुटित ना हो रखा हो। ऐसे नहीं हो कि पोलर ग्रेन्स निकले हुए हो उसके बाद अपने एंथर को हटा रहे हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये एक प्रोसेस है विपुंसन ई मस्कुलेशन, जिससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये हट गया तो फिर कैसे हो पाएगा, ये एक्चुअल में हट भी गया। ठीक है, डन। इसके अलावा ये तो जैसे अपन ने टेक्निक की कि अपनी कैसे रोक सकता है, ये जो यहाँ से मैंने फॉर्सेप्स यूज़ करके, यहाँ पे फॉर्सेप्स यूज़ होती है इस प्रोसेस के अंदर, फॉर्सेप्स यूज़ करके, चिमटी बोलते हैं जिसको, ये अपन ने इसको ऐसे कट कर दिया, किसको, एंथर को। ठीक है, ये तो मैंने खुद ने किया ना, लेकिन क्या प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी मतलब प्रोसेसेस होती है क्या जिनसे वो खुद के खुद भी रोक सके? तो हाँ, प्लांट्स के अंदर भी कुछ होती हैं, 2-3 टेक्निक्स होती है। देखिए, सबसे पहले जिससे ये देखो, ये एक फ्लावर है, ये फीमेल, ये मेल, ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए, लग रहा है क्या फ्लावर ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैं एक काम कर सकती हूँ, मैंने तो कर दिया वो ई मस्कुलेशन करके, मैंने तो मेरी तरफ से तो वैसे सेल पॉलिनेशन रोक लिया। अब देखो, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर उसको रोकने के लिए पहली बात तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना क्यों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सेल्फ पॉलिनेशन यदि एक्सेस में हो जाए ना, एक्सेस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंत प्रजनन अवनमन, अंत प्रजनन, अंत प्रजनन अवनमन। ठीक है, ये अंत प्रजनन अवनमन आता है, इसलिए अपने को सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोकना पड़ जाता है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग रोक दिया, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जैसे पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ जाएंगे, मान लो कि ये पोलन ग्रेन्स जिस टाइम से निकले, जिस टाइम पे ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल रहे हैं, उस टाइम पे इसकी जो स्टिग्मा थी वो प्रिपेयर ही नहीं थी इनको लेने के लिए, या फिर मतलब एक तो ये हो सकता है कि जिस टाइम पे पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकले उस टाइम पे स्टिग्मा प्रिपेयर नहीं थी लेने के लिए, उसने मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं ले रही। या फिर ऐसे हो सकता है कि स्टिग्मा जिस टाइम पे प्रिपेयर थी उस टाइम पे पोलन ग्रेन्स नहीं आए,
बोथ कंडीशन हो सकती है, मतलब दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे थे, यानी कि समकालिकता नहीं थी। क्या नहीं थी? समकालिकता नहीं थी इनके अंदर, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज नहीं थे, यानी कि ये जिस टाइम प्रिपेयर थी वो इस टाइम वो प्रिपेयर नहीं था, ये प्रिपेयर था तो वो प्रिपेयर नहीं था। डन। तो इसकी वजह से भी पॉलिनेशन तो रुक गया ना, सेल्फ पॉलिनेशन तो रुक गया, ये यहाँ पे नहीं आ पाए या, ठीक है। एक प्रोसेस तो मतलब एक तरीका तो ये है कि ऐसे रुक रही है। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो ये दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे थे, मतलब कि अलग अलग जगह पे थे ये दोनों ही, मतलब स्टिग्मा कहीं और है। अब जैसे यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, ये दोनों अलग अलग हो गए ना, काफ़ी दूरी हो गई। मान लो एजेंट से नहीं ले आ रहा है, डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे हो, ये फिर अलग प्लांट के अंदर हो, मतलब डिफरेंट प्लेसेस मतलब कि अलग अलग जगह, ये भी हो सकता है इसके अंदर। ये अलग अलग जगह होंगे तो इसके पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा पे आने में टाइम तो लगेगा, टाइम भी लग सकता है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ हो गई, एक होता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो फिर ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा ना, ये जो मैंने बताया यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला, इसमें भी नहीं होगा। एक होता है सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी, मतलब स्व असामंजस्य। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, ये होता है एक जेनेटिकल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ये जैसे प्लांट था, यहाँ पे मेल यहाँ पे फीमेल था, एक पे, ठीक है, या फिर ऐसे करके था, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हो जाना चाहिए था ये पॉलिनेशन तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत जेनेटिकली आई कि यहाँ पे जो जैसे मान ले पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के यहाँ स्टिग्मा पे जाने थे, स्टिग्मा पे जाने के बाद क्या करना चाहिए था उनको, दो मेल गैमेट्स बनाने थे और एक को वो पोलन ट्यूब्स बनानी थी। मान लो कि वो पोलन ट्यूब्स ही ना बने, अब ये प्रोसेस था, ये तो जेनेटिकली हो रहा है ना, मतलब क्या होगा इसमें, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ही नहीं होगा, उसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनसे क्या हो सकता है, अपना सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ लिया अपन ने, कौन सी विधियाँ प्रयोग में ली जाती है। एक तो ईमैस्कुलेशन बता दिया जो अपने करते हैं, फिर एक वो मैंने दो तीन वो बता दी। आगे बढ़ते हैं। ये है अपना लॉन्ग वाला क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग वाला, ठीक है, 3 नंबर का है ये, और ये इधर भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन है समष्टि की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या करें, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस। और में आता है ये क्वेश्चन, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो और में आते हैं, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि किस पे आपके ज़्यादा आता है, उस पर लिख देना।
और नीचे वाला है, पहले ये करते हैं अपने को क्या करना है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने पहले पढ़ भी रखी है, अभी पढ़ी थी ना। 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं पॉपुलेशन की। समष्टि के गुण, समष्टि के गुण, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है। समष्टि के गुण, इसके 3 गुण हैं। फर्स्ट है बर्थ रेट, जिसको बोलते हैं नेटिलिटी। जन्म दर, जैसे बर्थ रेट वैसे ही डेथ रेट, जिसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। इसको बोलते हैं मृत्यु दर। एक होता है सेक्स रेशियो, जिसको बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक है, ये है 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट, बर्थ रेट मतलब जन्म दर, मतलब किस दर से व्यक्ति का जन्म हो रहा है। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दे रखा है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है लोटस फ्लावर का, लोटस प्लांट्स का, कि एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें क्या 40 लोटस के प्लांट है, ठीक है। 8 न्यू प्लांट, न्यू लोटस, लोटस कमल, 8 न्यू लोटस प्लांट ऐड किए जाते हैं। तो फिर इसकी अपने को बर्थ रेट कैलकुलेट करनी है, जो कि हो जाएगी 8/40। सो इजी। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं लिखना। फिर बर्थ रेट तो हो गई, 3 को समझाना था बस। मृत्यु दर, डेथ रेट की बात करते हैं। इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है ऑफ फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज, फल मक्खी। एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में मान लो 20 फ्रूट फ्लाइज थी पहले, फिर क्या उसमें से 4 मर गई, 4 की क्या हो गई, डेथ। तो फिर डेथ रेट क्या हो जाएगी, 4/20। देन वीक के अकॉर्डिंग ले रखा है इसको, पर वीक मान लो। ओके, फिर सेक्स रेशियो, लिंगानुपात,
कोई भी एग्जांपल मान लो, लाइक 60% है वो फीमेल्स है और 40% मेल्स है, तो ये रेशो हो गया। तो ये 3 क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, व्यष्टि है, ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि, उनकी जन्म दर मृत्यु दर नहीं होती, ये होती है पॉपुलेशंस की। ठीक है, अकेले व्यक्ति की क्या जन्म दर होगी, एक प्रॉपर कैलकुलेशन से ही जन्म दर निकली है ना, उसके लिए बहुत सारी पॉपुलेशन तो होनी जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए छद्मावरण और परजीविता। सबसे पहले पढ़ते हैं कैमोफ्लेज पे। कैमोफ्लेज क्या होता है? छद्मावरण। छद्मावरण, ठीक है, ये होता है, जैसे आपको पता है ये पाया जाता है किसके अंदर? प्रीडेशन होता है ना, जब प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है? प्लस माइनस होता है इसका इंटरेक्शन, मतलब एक जीव को बेनिफिट होगा और एक जीव को लॉस होगा, एक को होगा लॉस। तो बेनिफिट किसका होता है? प्रीडेशन, ठीक है, ठीक है। प्लस में कौन रहता है? प्रेडेटर। और लॉस किसका होता है? प्रे का, शिकारी। ठीक है, सॉरी शिकार, एक होता है शिकार और एक होता है शिकारी। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? प्रीडेटर होते हैं ना, उनका बेनिफिट होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, ऐसे ना हो जाए कि ओवर करने लग जाए, मतलब ओवर इनको मारते जाएं, अति दोहन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ओवर एक्सप्लोशन ना हो जाए, अति दोहन नहीं, अति दोहन कभी नहीं होना चाहिए। अति दोहन हो गया तो फिर ये तो ख़त्म ही हो जाएंगी, स्पीसीज ख़त्म हो गई तो फिर इसको खाना कैसे मिलेगा? एक टाइम के लिए वो ज़्यादा खा गए, लेकिन बाद में तो स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि नेचर ने इनको कुछ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, इनके पास होती है डिफेंस मैकेनिज्म। इन डिफेंस मैकेनिज्म से क्या करते हैं, ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है और ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म किसके अंदर? फ्रॉग के अंदर और इंसेक्ट्स में। ऐसे नहीं कि सब फ्रॉग्स के अंदर और सब इंसेक्ट्स में, सम ऑफ स्पीसीज में। किसमें? इन सम स्पीसीज। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, फ्रॉग और इंसेक्ट्स की कुछ स्पीसीज में क्या होता है, कैमोफ्लेज पाया जाता है कि ये, जैसे आपने देखा ही होगा कि जैसे ग्रीन पेड़ है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है, ठीक है, ये जैसे ग्रीन पेड़ है, यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्रॉग आया, ठीक है, फ्रॉग कौन से कलर का होता है, इसका मान लो एक बार, ये है यहाँ पे फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग तो पेड़ पे क्यों चढ़ेगा, ये रुको रुको रुको, इसको क्या कहते हैं, ग्रास मानते हैं अपने, जैसे कोई ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है, यहाँ पे क्या फ्रॉग आया, ये फ्रॉग बैठा है यहाँ पे, तो इस फ्रॉग को खाने के लिए कोई आ रहा है, तो इस फ्रॉग ने क्या किया, अपना कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर लिया, अपना कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर लिया, इसके जैसा, मतलब ग्रास के जैसा, तो ये क्या हो गया, छद्मावरण। तो फिर वो जो शिकारी आ रहा था शिकार करने के लिए, वो
मतलब मेंढक बच गया ना उस शिकारी से, यानी कि ये हो गया अपना कैमोफ्लेज, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। फिर अपना था पैरासिटिज्म, परजीविता। परजीविता क्या होती है? परजीविता, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म मतलब कि ये भी कौन सा इंट्रैक्शन है? प्लस और माइनस का इंट्रैक्शन है, मतलब एक को बेनिफिट, एक को लॉस। बेनिफिट किसको होगा? पैरासाइट को, और लॉस किसका होता है? होस्ट का। ठीक है, इसमें क्या करता है पैरासाइट, क्या करता है, ये एकदम होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब कि ये डिपेंडेंट होता है तो कौन सी पे, एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे ही ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा पर्टिकुलर स्पीसीज पे। ऐसा नहीं है हर किसी को भी ये नुकसान पहुंचाता है, ये सिर्फ अपने स्पेसिफिक होस्ट को ही नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, पैरासाइट होते हैं दो टाइप के, पैरासाइट होते हैं दो टाइप के, एक्टोपैरासाइट और एंडो, परजीवी के प्रकार, परजीवी के प्रकार, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। इसमें क्या होता है, एक्टोपैरासाइट क्यों होंगे, क्या होंगे, वो पैरासाइट जो होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस से यानी बाहरी सरफेस पे रहते हैं और वहाँ से कोई न्यूट्रिशन लेना है तो वो लेते हैं। और एंडो में क्या, वो अंदर रहते हैं, मतलब पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, लाइक लीवर में रहते हैं, आरबीसीज के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं अपने एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स में क्या होता है, जो अपनी ह्यूमंस होते हैं उनमें जूं पाई जाती है सिर के अंदर, तो एग्जाम्पल हो गया लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, टिक्स ऑन डॉग, डॉग्स पे टिक्स होती है ना छोटी छोटी, वो एंडो के एग्जाम्पल हो गए। लीवर फ्लूक, नाम से ही पता चल रही है, लीवर फ्लूक, या फिर मलेरिया पैरासाइट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, इन बॉडी ऑर्गन्स लाइक आरबीसी, लंग्स। ठीक है, इसके अंदर रहते हैं ये, और फिर नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को। ये क्या करते हैं पैरासाइट, क्या करते हैं, होस्ट को, उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, उसके सर्वाइवल को, मतलब वो सर्वाइवल को नहीं होने देते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट, मतलब कुल मिला के होस्ट को दुखी करते हैं, ऐसे मान सकते हो आप कि होस्ट बेचारा दुखी हो रहा है किसके चक्कर में, पैरासाइट के चक्कर में। ठीक है, इन पैरासाइट्स की एक होती है कि ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए कि पैरासाइट होते हैं, ये क्या करते हैं कि होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर होस्ट की बॉडी पे एकदम अच्छे से रह सके, उसके लिए क्या करते हैं, ये कुछ एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं इनके पास, एडेसिव ऑर्गन्स। ठीक है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, चिपक सकते हैं, चिपकने के लिए, चिपकने के लिए। और ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, मतलब उनको भी ये लॉस कर देते हैं, एक्स्ट्रा सेंस ऑर्गन्स नहीं होती फालतू में, ज़्यादा बॉडी बड़ी होगी तो होस्ट पे रहने में दिक्कत आएगी ना। और इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लॉस करते हैं, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी नहीं रखते अपने पास। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनकी हाई रिप्रोडक्टिव पावर होती है, हाई रिप्रोडक्टिव पावर। ठीक है,
तो ये अपन ने क्वेश्चंस देख लिए, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखिए, कुछ छोटे थे कुछ बड़े, और लास्ट में अपने वेरी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।